नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहनी। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको पंजाबी लेखक सुजान सिंह द्वारा लिखित कहानी कुल्फ़ी सुना रही हूँ। यह एक अत्यंत मार्मिक कहानी है जिसमें एक कम वेतन पाने वाले व्यक्ति की व्यथा को बताया गया है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का आनंद उठाइएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। महीना ख़त्म होने पर था, पर ख़त्म होने में नहीं आता था। सोच रहा था कि महीने के प्रथम 15 दिन कैसे झटपट ख़त्म हो जाते हैं और तनख्वाह भी उन्हीं 15 दिनों के साथ ही कैसे गायब हो जाती है। मुझे पट्टे की चटाई चुभ रही थी। करवट बदलकर पीठ पर हाथ फेरा तो चटाई के निशान पीठ पर उभर आए थे। मलाई वाली कुल्फ़ी, ठंडी सर्द आवाज़ में कुल्फ़ी वाले ने हाक लगाई। उसकी आवाज़ कितनी ही देर मेरे कानों में गूंजती रही। दूध जैसी सफ़ेद कुल्फ़ी साकार मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन मैं बेबस था। पैसे की तंगी हवालात की तंगी से भी बड़ी होती है। अपने दिल की चाह से बचने के लिए मैंने कुल्फ़ी शब्द की उत्पत्ति पर विचार करने की आड़ ले ली। कुल्फ़ का अर्थ होता है ताला। सुनारों ने गहनों में इसको लगाकर कुल्फ़ से कुल्फ़ी बना दिया। कुल्फ़ी को भी टीन के साँचों में बंद करके जमाया जाता है, इसलिए कुल्फ़ी। और इस प्रकार धीरे धीरे पता नहीं कब नींद ने इस कुल्फ़ी से मुझे मुक्ति दिला दी। मेरी दोपहर की नींद अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरे छोटे बेटे ने मुझे झंझोड़ कर जगा ही दिया। मैं खींचा हुआ था, पर बेटे की तोतली आवाज़ ने मुझे शांत कर दिया। दादी, कितनी आवाज़ें लगाई, तुम जागते ही नहीं। हाँ, तू क्या कहता है, बता भी। मैंने कुछ उतावला होकर पूछा। 1 टका दे दो दादी। पर टका मेरे पास था ही नहीं। मेरे पास आज कुछ भी नहीं था। जून माह की 26 तारीख थी। घर का खर्च बाज़ार की उधार की साख पर बमुश्किल चल रहा था। टका दो भी ना दादी। बाहर मुरमुरे वाला ऊंची आवाज़ में हमारे दरवाजे के आगे हाक लगा रहा था। कोई उत्तर सोचने की खातिर समय निकालने के लिए मैंने कहा, काका, तू टके का क्या करेगा? खर्चूंगा। और मैंने क्या करना है टके का? मुझे पता है, पहली जंग के बाद बहुत महंगाई हो गई थी। हमें ढेला खर्च करने के लिए मिलता था और ढेले के मसद्दी राम से लाए हुए छोले ख़त्म होने में ही नहीं आते थे। अब तो 1 आना में भी उतने छोले नहीं मिल सकते थे और मेरी आमदनी मेरे पिता की आमदनी के पासंग भी नहीं थी। हालांकि मेरी पढ़ाई मेरे पिता से कई गुना अधिक थी। मैं दुनिया की आर्थिक स्थिति और इस स्थिति को बनाए रखने वाले धन कुबेरों पर विचार करने लग पड़ा। बाहर से पुनः मुरमुरा छोले की हाक गूंजी और साथ ही बेटे ने कहा, टका दो भी ना दादी। टका खराब होता है, मैंने हालात से पैदा हुई बदहवासी में कहा। टका भी कहीं खराब होता है दादी? टके का मुरमुरा आता है? मुरमुरा खराब होता है, मैंने कहा। और बाकी की बात अभी मेरे मुंह में ही थी कि बेटे ने कहा, मुरमुरा तो मीठा होता है। इस दलील का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैं भी मीठे का लोभी हूँ, पर फिर भी मैंने अपनी
कोरी होशियारी जताते हुए कहा, मुरमुरे से खांसी लग जाती है बच्चू, तुम टका दे दो, मुझे नहीं लगती खांसी। लड़का मचलता प्रतीत होता था। टका मेरे पास था ही नहीं। मैंने बेटे को टालने के लिए पता नहीं क्यों उसको कह दिया, शायद बड़ा लालच देकर भुलाने के लिए। मुरमुरा गंदा होता है, हम शाम को बाजार से कुल्फ़ी खाएंगे। मुरमुरे छोले वाला अब टल चुका था। बेटा मेरी आशा के विपरीत कुल्फ़ी खाने के लिए मान गया था। समझा बला टली। मैंने सोचा कहीं कोई और छाबड़ी वाला न आ जाए, सो मैं कपड़े पहनकर कड़कती धूप में बाहर निकल गया और सड़कों पर समय कत्ल करता रहा। कीमती समय मैं 1 टके की मांग से बचने के लिए नष्ट करता रहा था। मैं अपने मालिक से क्यों नहीं कहता कि मेरा इतने में गुजारा नहीं होता, पर सुनेगा कौन? अकेले व्यक्ति की आवाज़ चाहे कितनी ही ऊंची क्यों न हो, सुनी नहीं जाती। ज़रूरतमंद इकट्ठे हो नहीं सकते। अगर हो जाएं तो उन्हें इकट्ठा रहने नहीं दिया जाता, ताकि सब मिलकर मांग न करें। मांग करने पर कई बार नौकरी से जवाब मिल जाता है। मैं डर गया। बेरोज़गारी के भयानक भविष्य ने मुझे कपा दिया। कायरों की भांति मैं सदैव चुप रहा था और अब भी चुप रहने का ही मैंने फैसला किया। शाम को यह समझकर कि बेटा जल्दी सो जाता है, मैं दबे पांव घर पहुंचा। आवाज़ नहीं लगाई, केवल कुंडा ही खटखटाया। ऊपर से आवाज़ आई, दाजी आ रहा हूँ। और कुछ ही देर में बेटे ने आकर दरवाज़ा खोला। दादी कुल्फ़ी खाने जाओगे? उसने आशा भरी आवाज़ में पूछा। ऊपर चल ऊपर, मैंने कहा। बेटा निराश होकर आगे आगे चल पड़ा। चारपाई पर बैठकर बेटे को गोद में लेकर मैंने प्यार से कहा, अब तो रात हो गई है, कुल्फ़ी कल खाएंगे। आशा के विपरीत बेटा चुप रहा। कितनी ही देर आसमान की ओर देखता कुछ सोचता रहा, फिर बोला, दादी ताले रुपए होते हैं ना? बला भाई कहता था ताले रुपए होते हैं, तो दादी साले रुपए हमारे कोठे पे क्यों नहीं गिर पड़ते? मैंने यह कहकर कि तारे रुपए नहीं होते मानो उसके स्वर्ग को ढा दिया। वह चारपाई पर लेट गया और आसमान की ओर देखते देखते आखिर सो ही गया। दूसरे दिन काम पर मैं अपने साथियों से कुछ मांगने की कोशिश करता रहा, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। मांगना बहुत ही कठिन काम है। मौत जितना दुख होता है मांगने में। आखिर एक साथी से मैंने 3 रुपए ले ही लिए। जब घर आया तो बेटा दोपहर की नींद ले रहा था। रोटी खिलाते समय पत्नी ने 3 रुपए झटक लिए। आधा मन लकड़ियाँ, शाम की सब्जी, नमक, तेल आदि में बेटे के जागने से पहले 3 रुपए खत्म हो गए। मैंने कहा कि बेटे को कुल्फ़ी खिलानी है, पर उसने कह दिया, इसे बड़ा याद रहता है, मैं टका दे दूंगी मुरमुरे के लिए। बेटे ने जागते ही कुल्फ़ी मांगी। चीख पुकार मच गई। कल वाला मुरमुरा और टका मंजूर नहीं था। आखिर शाम को कुल्फ़ी खिलाने का वायदा करके छुटकारा पाया और बेटे ने टका मेरे से जमा करवा दिया। शाम से पहले ही मैं किसी से मिलने का बहाना करके बाहर निकल गया और फिर देर रात घर में घुसा। बेटे को सोया देख मैंने राहत की सांस ली। रोटी खिलाते हुए पत्नी ने बताया कि बेटा बहुत देर तक मेरा इंतज़ार करता रहा था। मैं बेटे के संग लेटकर बहुत बेचैन रहा। नींद आ ही नहीं रही थी, पर आखिर पता नहीं कब आ गई। नींद तो कहते हैं कि कांटों पर भी आ जाती है। आधी रात के बाद का समय था। बेटा सोया हुआ कुछ बेचैन प्रतीत होता था। उसने 2-3 बार पेट पर टांगें मारी थीं। अब उसने बाल लटकाकर मेरे मुंह पर मारी। जाग तो मैं पहले ही रहा था, अब चेतन हो गया।
बेटा कुछ बुदबुदाया। मेरी समझ में कुछ न आया। फिर वह जोर जोर से बुदबुदाया, कुल्फ़ी, कुल्फ़ी दादी कुल्फ़ी। मैं विहल उठा। जाग रहे हो? पत्नी ने कहा, और यह जानकर कि मैं जाग रहा हूँ उसने कहना जारी रखा, कमबख्त सोए सोए भी कुल्फ़ी मांगता है। मेरे ऊपर मानो बिजली गिर पड़ी थी। मैं चुप रहा और बेटा भी चुप हो गया। सुबह उठकर बेटे ने कुल्फ़ी की कोई मांग नहीं की। मेरे काम से लौटकर आने पर भी उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। रोटी खाकर मैं दोपहर की नींद लेने के लिए लेट गया, उसी चुभने वाली चटाई पर, और उधार न ले सकने की असफलता पर झुंझलाता रहा। फिर मुझे नींद आ गई। मैं अभी अर्ध निद्रा में ही था कि गली में किसी कुल्फ़ी वाले ने हाक लगाई, ठंडी कुल्फ़ी, मज़ेदार कुल्फ़ी। मैं जाग गया। बेटा मेरे करीब रबड़ की फटी हुई बतख से खेल रहा था। दूसरी आवाज़ पर उसके कान खड़े हो गए। बतख को फेंक कर वह दौड़ पड़ा। दरवाजे के पास जाकर वह खड़े होकर बाहर देखने लगा। मैंने सोचा अब वह मुझे जगाने आएगा, पर वह वहीं खड़ा रहा। फिर वह बाहर की ओर चल दिया। मैं चुपचाप उठकर दरवाजे की ओट में जा खड़ा हुआ। कुल्फ़ी वाला सामने शाहजी के लड़के को कुल्फ़ी निकाल कर देने के काम में लगा था। यह लड़का गली का बलवान लड़का था और अपने से छोटे लड़कों को हमेशा पीटा करता था। यह कोई 8 बरस का था और हमारे बेटे से करीब 3 साल बड़ा था। मेरा बेटा सिपाहियों की तरह टांगे फैलाए कमर के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। कुल्फ़ी की तरफ वह गौर से देख रहा था, लेकिन उसने कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी नहीं मांगी थी। जैसे ही कुल्फ़ी वाले ने शाह के लड़के के हाथ में कुल्फ़ी की प्लेट रखी, मेरा बेटा झपट कर उस पर पड़ा। वो गिरी प्लेट, वो गई कुल्फ़ी, फलूदा और चम्मच, और नाली में गिरा शाह का लड़का। किसी विजेता की तरह मेरा बेटा उसकी ओर देखता रहा। शाह का लड़का गुस्से में उठा। कुल्फ़ी का हुआ नुकसान और अपनी हेटी जैसे उसमें नया जोश भर रही थी। जैसे ही वह उठा, मेरे बेटे ने फिर उसको ऐसी ठोकर मारी कि वह फिर मोरी में जा गिरा और चीखने चिल्लाने लगा। कुल्फ़ी वाला बेटे की ओर चाटा मारने के लिए बढ़ा। मैंने दौड़कर बेटे को उठा लिया। कुल्फ़ी वाले ने शाह के लड़के को उठाया। शाहनी, जो किसी का उलाहना नहीं सुनती थी, आज हमारे घर उलाहना देने आई। मेरे बेटे का शरीर तप रहा था। पत्नी ने कहा, आ गया कमबख्त, तू अब उलाहने भी लाने लगा। और मारने के लिए उसने चाटा उठाया। मैंने कहा, कुछ बाट पगली, कायर बाप के घर बहादुर बेटा पैदा हुआ है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।